हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th से ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब तक हमने जो है वाटर रिसोर्सेज क्या हैं इसके बारे में जान लिया था। आज हम लोग मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स को भी हम कवर कर कर चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? लेकिन हम पानी को कैसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसको मैनेज करें, ये हमारे सामने समस्या है। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि कैसे एंशियंट टाइम्स में archaeological and historical record shows that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation। कह रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि प्राचीन समय से ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो हैं क्रिएट किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिनमें डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रबल, रिजर्वियर्स जहाँ पर हम पानी को इकट्ठा करें जिनको लेक्स वगैरह बोल रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स, कैनल्स फॉर इरिगेशंस वगैरह के लिए हमने कैनल्स भी जो है बनाई, यानी कि नहरें वगैरह भी हमने उसमें पर बनाई। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। ये कह रहे हैं ये सरप्राइज नहीं है किसी प्रकार का कि हमने जो है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है हमने वही जो हमारा रिवर्स को या फिर वाटर को कह सकते हैं, वाटर को कंजर्व या मैनेज करने का जो तरीका है उसमें हमने ट्रेडिशन जो है हमारे उन्हीं को अपनाया है आज के इंडिया में, जिसमें हम लोग बिल्ड्स कर रहे हैं लगातार डैम्स को अधिकतर अपनी रिवर बेसिन्स पर। अगर हम देखें आगे चलकर तो इसमें हमें देखिए ये डैम हमें दिख रहा है हीराकुंड डैम। क्या है जरा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर? डैम्स क्या हैं और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने में और मैनेज करने में? डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields। डैम्स जो हैं ट्रेडिशनली बिल्ट किए जाते हैं रिवर वाटर्स को इम्पाउंड करने के लिए और रेन वाटर को इम्पाउंड करने के लिए, जिनका इस्तेमाल हम लोग बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट करने में करते हैं। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding। कह रहे हैं सॉरी जो आज के समय पर जो भी डैम्स जो हैं बिल्ट किए जाते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से ही नहीं, यानी एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होता है सिर्फ उस इरिगेशन के पर्पज़ से ही हम डैम्स को बिल्ट नहीं करते हैं, बल्कि आज के समय पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन और इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग के लिए भी हम जो है आज के समय पर डैम्स को बिल्ड करते हैं। हेंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और इसी वजह से जो डैम्स हैं उनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें जो वाटर इम्पाउंड हो रखा होता है उसको इंटीग्रेट किया गया है एक के साथ दूसरी एक्टिविटी के साथ। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, सतलुज और ब्यास रिवर का जो बेसिन है वहाँ पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट
water is being used both for hydel power production and irrigation. भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, इसका जो पानी है उसका इस्तेमाल जो है हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. सिमिलरली द हीरा कुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन, महानदी पर जो डैम बनाया हुआ है उसको हीराकुंड प्रोजेक्ट या हीराकुंड डैम के नाम से जानते हैं, और ये इंटीग्रेट करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल. उस एरिया में जो बाढ़ आती थी ये उनको कंट्रोल करने का काम करता है और वाटर को मैनेज करने, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. कह रहे हैं ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इनमें जो हमने बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेशन किया है वाटर रिसोर्सेज का, ये मैनेजमेंट पर्पस से, मैनेजमेंट अप्रोच से, इनको हम एक तरह से एक व्हीकल के रूप में देख सकते हैं जिनकी वजह से नेशन का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है. और इससे हमने जो हमारी कॉलोनियल टाइम में जो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो कमियां थी, ठीक है, उसको हमने इससे जो है ओवरकम किया है. जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था. उन्होंने मॉडर्न यानी कि नए भारत का मंदिर कहा था. द रीज़न बीइंग डैट इट वुड इंटीग्रेट, जो रीज़न था इसके पीछे वो सिर्फ इतना ही था कि ये इंटीग्रेट कर कर चलता है किसको, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और विलेज इकोनॉमी को विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेजी से औद्योगिकरण के लिए और ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी के लिए. तो इस तरीके से जो है डैम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने इसके बारे में कहा था. हम अगर देखें इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स. कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं और जो लार्ज डैम्स हैं, ठीक है, उनकी भी जो है बड़े पैमाने पर जो है स्क्रूटनी हुई है और इनका अपोजिशन भी हमें देखने मिला है वैरायटी ऑफ रीजन्स की वजह से. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट्स फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम. हम यहाँ तक की अगर बात करें, जो हम रेगुलेटिंग करते हैं और जो डैमिंग करते हैं रिवर्स की, यानी कि रिवर्स पे हम जो डैम बना देते हैं उनका जो रेगुलेशन करते हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो होता है वो अफेक्ट होता है और इससे पुअर सेडिमेंट जो है फ्लो होती हैं और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है रिजर्व यानी कि जो डैम है उसके बॉटम में. इससे जो रॉकियर स्ट्रीम होती हैं यानी कि जो पहाड़ों से आती हैं वो स्ट्रीम जो होती हैं बेड्स और पुअर हैबिटेट्स हो जाती हैं फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ के लिए. यानी कि जो रिवर्स में जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए वो बहुत ही बेकार उनके रहने के लिए बहुत ही बेकार कंडीशन जो है ये डेवलप कर देते हैं. डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पैवनिंग. कहते हैं जो डैम्स हैं ये फ्रेगमेंट कर देते हैं रिवर्स को और इससे रिवर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्वेटिक फोना को माइग्रेट कर होने में. जो एक्वेटिक फोना है, जो रिवर्स में जो फोना है उनके माइग्रेशन होना, उनका माइग्रेट होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, खासतौर पर स्पैवनिंग का. द रिजर्वियर्स डेट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time. कह रहे हैं जो रिजर्वियर्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए हैं फ्लड प्लेन्स में वो सबमर्ज हो जाते हैं एग्जिस्टिंग वेजिटेशन के साथ और सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स. हमें बता रहे हैं कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं या जो लार्ज डैम्स हैं
ये जो हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, उसके यहाँ कह सकते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को के कारण हैं, ठीक है, जिसके जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेहरी डैम आंदोलन एट्सेट्रा। Resistance to these projects has primarily been due to the large scale displacement of local communities। तो हमें बता रहे हैं कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन या जो टेहरी डैम आंदोलन जो थे, यहाँ ये बेसिकली लोगों के द्वारा जो अपोज किया गया था इन प्रोजेक्ट्स का उसको शो करता, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रेजिस्टेंस जो था इन प्रोजेक्ट्स का वो बेसिकली इस वजह से था क्योंकि लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उन्हें अपनी जो मातृभूमि थी या कह सकते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वो रह रहे थे, उनको उन डैम्स की वजह से छोड़ना पड़ रहा था। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। जो लोकल पीपल्स हैं उनको अपनी ज़मीनों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा था, अपनी लिवलीहुड को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता, और वो एंड देयर मिग्रे एसेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। और देश की भलाई के लिए, देश के ज़्यादा अच्छे के लिए उन्हें अपने जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर जो कंट्रोल था उनको सबको उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो क्वेश्चन जो राइज होता है वो सिर्फ यही आता है कि अगर जो लोकल में पीपल्स हैं उनको इन डैम्स का, इन मेगा प्रोजेक्ट्स का, इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इनका बेनिफिट किसको मिलेगा? परहैप्स the landowners and the large farmers, industrialists and few urban centers। तो कह रहे हैं इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं जो लैंड ऑनर्स, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ अर्बन सेंटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देखने को मिलता है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसी गांव के लैंडलेस व्यक्ति का जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, क्या उसको इन प्रोजेक्ट से गेन होता है? तो इसके बारे में आप जो है आराम से देख सकते हैं आप उसको समझ जाएंगे आप कि वाकई में क्या ऐसा कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो अब हम देखें, इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन। इरिगेशन ने जो है अलग अलग रीजन में जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसको भी जो है काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, क्योंकि फार्मर्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव कॉमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि फार्मर जो है अब शिफ्ट होने लगे हैं वाटर इंटेंसिव कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, और इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले, जैसे कि सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल के अंदर सैलिनिटी का बढ़ जाना। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द सोशल लैंडस्केप, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। तो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इसने सोशल लैंडस्केप को भी जो है ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें जो सोशल गैप है रिच लैंड ओनर्स का और लैंडलेस पुअर का वो काफ़ी बढ़ गया है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। और हमने ये देखा कि डैम जो हैं क्रिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट किन लोग बीच में? उन लोग बीच में जो लोग चाहते हैं डिफरेंट यूजेस और बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज से। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts। कह रहे हैं गुजरात में जो साबरमती नदी का जो बेसिन है वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एजिटेट हुए, और उन्होंने लगता है एक तरह से जो है पूरा रियॉट ही शुरू कर दिया था अगेंस्ट हायर प्रायोरिटी जो वाटर सप्लाई की अर्बन एरिया जो मिल रही थी उसके लिए, खास तौर पर ड्रॉट सीजन में। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। कह रहे हैं जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो भी आज के समय में कॉमन हो चुके हैं, और इसमें बेसिकली जो होता है कॉस्ट शेयर करने और जो बेनिफिट्स हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के उनको शेयर करने से रिलेटेड आजकल जो इश्यू होते हैं। आपने सुना होगा कृष्णा नदी पर जो के पानी को लेकर जो विवाद है तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश कर्नाटका के बीच में, वो बेसिकली जो है वो ऐसे ही जो है किस एक प्रोजेक्ट की वजह से है।
तो वही देखिए, डू यू नो में हम इसको पढ़ लेते हैं, ये कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? क्या आपको पता है कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है इसके पानी को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वाटर को लेकर। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली जुड़ा हुआ है डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर, ज़्यादा पानी कोयना नदी का जो कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में छोड़ा गया है। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नीचे की तरफ जो स्टेट पड़ते हैं कर्नाटका और जो आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इस नदी का पानी कम आता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके एरिया में उनके ऊपर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रहे हैं या एडवर्स इफेक्ट उस पर पड़ रहे हैं। तो कुछ मेजर रिवर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो कुछ जो है रिवर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट रिवर्स पे इन्होंने हमें शो किए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें सबसे टॉप से शुरू करें, देखिए इंडस रिवर आपकी चाइना से शुरू होकर आ रही है और ये जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। वहीं पर झेलम रिवर का भी ऐसे आपको दिखा रखा है। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये चेनाब रिवर के ऊपर है। फिर आपको उसके नीचे रावी रिवर है, फिर नीचे थोड़ा सा ब्यास रिवर और सतलुज रिवर। ब्यास और सतलुज रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको बोला गया है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम देखें टहरी जो कि गंगा नदी पर है हमारा, ठीक है, जिसको एक्चुअली भागीरथी नदी बोलते हैं। भागीरथी नदी पर आपका जो है टेहरी डैम प्रोजेक्ट है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। गंगा रिवर पर दिखाते हैं लेकिन गंगा रिवर का नाम शुरुआत आगे स्टार्टिंग में जो है भागीरथी है, उस समय पर गंगा नाम नहीं पड़ता है। फिर अगर हम आगे देखें नरोरा यमुना शारदा आगे चले जाते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेहरी डैम यहाँ पर एक मेन है। फिर अगर हम चंबल रिवर पर देखें तो इस पर है कोटा बैराज। कोटा बैराज आपको दिख रहा होगा। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये तीनों जो आ रहे हैं ये आपको चंबल रिवर पर मिल रहे हैं तीनों प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलें, यहाँ पर कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे की तरफ आ देखते तो एक रिहंद डैम है। रिहंद डैम ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सोन रिवर पर है। नीचे तरफ आइए आप नर्मदा रिवर पर देखिए। नर्मदा रिवर पर आपका सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम इस प्रोजेक्ट का जो है सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है, जिसके बारे में थोड़ी पहले ही देखा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन वो इसी रिवर के लिए हुआ था, सरदार सरोवर डैम को रोकने के लिए। फिर आपको नीचे दिखाई देगा गोदावरी रिवर। आप देखिए गोदावरी रिवर हमारी है, पैनगंगा रिवर ये चले आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गई थी। इस पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद देखिए कृष्णा रिवर आती है हमारी। कृष्णा रिवर में कोयना रिवर मिलती है जो कि महाराष्ट्र से आती है, और आगे चलकर इसमें तुंगभद्रा नदी भी मिल जाती है। तो कृष्णा रिवर तुंगभद्रा नदी दोनों मिलकर आगे चल के कृष्णा नदी ही बनती हैं। और इस पर एक डैम बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। और फिर नीचे अगर हम आते हैं कावेरी रिवर है, पेरियार रिवर है। तो इन पर अब जो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डैम्स की अगर बात करते हैं जो कि हमसे मैप वर्क में अगर वो करवाते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन जो आते हैं इस चैप्टर से वो मैप वर्क ही आता है। तो मैप वर्क में या तो आपसे आप पूछेंगे आपसे नागार्जुन सागर डैम आपको दिख रहा होगा। नागार्जुन सागर डैम जो है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। वहीं पर आप देखें थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आप हीराकुंड डैम, ये जो हीराकुंड डैम है ये महानदी में पड़ता है और महानदी पर ये लगभग पड़ेगा आपके उड़ीसा और झारखंड वाले इलाके, खासतौर पर ये उड़ीसा की स्थिति में पड़ता है। उड़ीसा झारखंड की इलाके में पड़ता है ये। और अगर हम आगे चल कर देखें सरदार सरोवर डैम आपने देख लिया है, एक इम्पॉर्टेंट है। कोटा बैराज, गांधी सागर डैम ये थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद एक आपका भाखड़ा नांगल है और एक टेहरी डैम प्रोजेक्ट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हैं डैम्स प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर चल रहे हैं और इन्हीं पर ही जो है मैप वर्क आता है। तो इन लोकेशंस को आप जो है
काफ़ी ध्यान से देख लें, समझ लें और माइंड में सेट कर लें। मैथ वर्क में आपको इनको ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। Most of the objections to the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built। कह रहे हैं जो अधिकतर जो ऑब्जेक्शंस थे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो बेसिकली अराइज हुए थे फेलर होने की वजह से। जिस पर्पस से इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था, ये उन पर्पस को अचीव ही नहीं कर पाए। आयरनिकली द डैम्स डेट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स। अगर हम कह रहे हैं ये जो डैम्स थे ये फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, जबकि हुआ क्या, इनकी वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा बड़ी सेडिमेंटेशन होने की वजह से। मोर एवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। कह रहे हैं जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो अनसक्सेसफुल रहे फ्लड्स को कंट्रोल करने में जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है उस समय पर। यू मे हैव सीन or read how the release of water from dams during heavy rains aggravate the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब बड़े पैमाने पर इन डैम से जो है पानी छोड़ा जाता है या छोड़ा गया था महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में, तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है फ्लड्स आई थी वहाँ पर। द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवेस्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। ये जो फ्लड्स हैं ये बड़े पैमाने पर सिर्फ लाइफ को डिवेस्टेट नहीं करती हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी को डिवेस्टेट नहीं करती हैं, बल्कि ये बड़े पैमाने पर सॉइल इरोजन भी करती हैं। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन्ड दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। It was also observed that the multi-purpose projects induced earthquakes, caused waterborne diseases, and pest and pollution resulting from excessive use of water। तो कुल मिला कह रहे हैं ये जो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है, और डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट वहाँ पर देखने को मिलती है। इससे जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर वो फर्दर ऐड करता है उसमें प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को। और इससे और ये भी देखा गया है, ये भी महसूस किया गया है कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अर्थक्वेक को इंड्यूस्ड करते हैं और वाटर बॉर्न डिजीज़ को जो है क्रिएट करते हैं, और इसके साथ साथ पेस्ट और जो पॉल्यूशन जो होता है उससे बड़ी मात्रा में ये बेसिकली जो होता है फ्रॉम द एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर की वजह से हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको फ्लड्स के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि क्या चीज़ चलती है हमारे पास उस समय पर। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं कौन कौन से हैं जो कि हमें देखने चाहिए। तो उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिक्स कौन से हैं। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। जब फ्लड्स आती हैं, जब बाढ़ आती हैं, तो हमें कौन कौन से बेसिक प्रिकॉशंस को उस समय पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, लिसन टू रेडियो टीवी फॉर द लेटेस्ट वेदर बुलेटिन्स एंड फ्लड वार्निंग्स, पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कहते हैं आप रेडियो और टीवी पर जो लेटेस्ट वेदर बुलेटिन्स हैं, जो लेटेस्ट खबरें हैं फ्लड वार्निंग से रिलेटेड, आप उनको सुनते रहिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने आसपास में भी बताते रहिए। फैमिली इमरजेंसी किट बना लीजिए पहले से ही, ठीक है। और ये पोर्टेबल रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, स्पेयर बैटरीज अगर कोई है, फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ जरूर रखिए। इसेंशियल मेडिसिन उसके अंदर होनी चाहिए। ORS, ड्राई फूड आइटम्स, ड्रिंकिंग वाटर, मैच बॉक्स, कैंडल्स और अदर इसेंशियल आइटम्स भी आपको अपने साथ रखनी है। इसके साथ साथ कीप हरिकेन लैम्प, रोप्स, रबर ट्यूब्स, अम्ब्रेला, बैम्बू स्टिक्स इन योर हाउस। अपने घरों के अंदर आप इन चीज़ों को जरूर रखें, बहुत ही, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप इनका यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि सब ये यूज़फुल चीज़ हैं। अपने साथ सफिशेंट कैश, ज्वेलरी, वैल्यूबल्स जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप सेफ प्लेस पर रखिए, जिससे कि ज़रूरत फ्लड आने पर आप उनको ईजिली वहाँ से निकाल कर अपने साथ रख सके। इफ़ देयर इज़ अ फ्लड, अगर बाढ़ आती है, मूव अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है मूव करें। अपने केटल्स को भी सेफ एरिया की तरफ लेकर जाएं, लाइक रिलीफ कैंप, इवैक्यूएशन सेंटर्स, एलिवेटेड ग्राउंड वेयर, जहाँ पर आप इजीली शेल्टर ले सकें।
टर्न ऑफ पावर एंड गैस कनेक्शन बिफोर लिविंग योर हाउस। अपने घरों को छोड़ने से पहले अगर आपकी गैस वगैरह हैं ऑन है उनको बंद करके जाइए, और जो इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑन है तो उसको भी बंद करके जाइए। फ्लड्स में आपको क्या देखना है? ड्यूरिंग फ्लड्स डोंट एंटर इनटू फ्लड वाटर्स। जब फ्लड आते हैं तो बाढ़ के पानी में नहीं घुसें क्योंकि वो डेंजरस है। डोंट अलाउ चिल्ड्रंस टू प्ले इन और नियर फ्लड वाटर्स। बाढ़ के पानी में बच्चों को खेलने से रोकें, या बाढ़ के पानी के आसपास बच्चों को खेलने से रोक दें। स्टे अवे फ्रॉम सीवेज लाइन्स, गटर्स, ड्रेन और कल्वर्ट्स। कह रहे हैं आप जो है दूर रहें जो सीवरेज लाइन होती हैं, गटर्स वगैरह जो होते हैं, ड्रेन्स जो होते हैं, उनसे आप दूरी बनाए रखें। बी केयरफुल ऑफ स्नैक्स और स्नैक बाइट्स जो है नॉर्मली कॉमन होती हैं फ्लड्स के समय पर। और दूर रहें इलेक्ट्रिक पोल्स से, क्योंकि फॉरेन पावर लाइन से, क्योंकि इससे आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। डोंट यूज़ बैड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, गेट देम चेक बिफोर यूज़। आप जो है बैड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ ना करें, और इनको यूज़ करने से पहले आप जो है एक बार चेक जरूर कर लें। ईट फ्रेशली कुक्ड और ड्राई फूड। आपको जो है फ्रेशली कुक्ड और ड्राई फूड को ही जो है उस समय पर खाना है। हमेशा अपने मुंह को कवर करके रखें। आप जो है बॉइल्ड और फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर को ही उस समय पर यूज़ करें। कीप ऑल ड्रेन्स गटर्स नियर यू हाउस क्लीन। अपने घरों के आसपास जो ड्रेन्स हैं, गटर्स हैं, उनको हमेशा साफ रखें। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। अगर आपके घरों के आसपास पानी रुका हुआ है तो ये और भी दिक्कत जो है क्रिएट करता है, वाटर डिजीज़ को जो है क्रिएट करता है। इससे आपके अंदर सिकनेस आ सकती है और आप मेडिकली असिस्टेंस, अगर आप सिक हो जाते हैं तो आप मेडिकल असिस्टेंस ले सकते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करना है, लाइम को यूज़ करना है, जिससे कि आप डिसइंफेक्ट हो सकें, अपने आसपास सराउंडिंग को आप डिसइंफेक्ट कर सकें। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल हम जो है इतना ही पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम जो है अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को पर आप जो कमेंट ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।